नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज फिल्म्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। आज हम भारत के संविधान की जो संविधान सभा थी उस वाली क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आरपीएससी और आरएसएसएमबी जो एग्जाम होते हैं राजस्थान में, उनमें संविधान सभा से निश्चित रूप से एक दो प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है और इनसे अधिकतर विश्लेषणात्मक के बजाय तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। तो आज हमारी क्लास का पर्पज रहेगा कि संविधान सभा के इर्द गिर्द जितने भी तथ्य इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको देखा जाए, एक बार उनको याद किया जाए। और इसके अतिरिक्त संविधान किस प्रकार से बना है और किस प्रकार से भारतीयों ने उसमें प्रयास किया है, किस प्रकार से अंग्रेजों ने उसमें प्रयास किया है, उन तमाम सारी चीजों का भी हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आज हमारी क्लास किन किन बिंदुओं पर फोकस रहेगी, तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि भारतीयों ने इसके रिगार्डिंग कौन कौन से प्रयास किए हैं। फिर पढ़ेंगे अंग्रेजों ने कौन से प्रयास किए हैं, कितनी कितनी सदस्य संख्या रही है। इसके बाद में प्रमुख बैठकें कौन कौन सी हुई है, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, पांचवी बैठक के बारे में जो कंफ्यूजन है वो क्या है, ठीक है। इसके बाद में मंत्रिमंडलीय सदस्य जो 1946 में जब पहली बार अंतरिम सरकार गठित की गई थी उस समय कौन से थे, और उसके बाद में जब हमारे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट गठित हुई थी तो उसके मंत्रिमंडलीय सदस्य कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति पर स्पेशली कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन अध्यक्ष हो था, कौन उपाध्यक्ष था, इन तमाम सारे प्रश्नों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है, कौन कौन सी महिला सदस्य संविधान सभा में मौजूद थी, राजस्थान से कौन कौन से सदस्य थे, और प्रमुख हमारी कमिटीज कौन कौन सी थी, इन तमाम सारे बिंदुओं पर आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, हम अगर देखना चाहे तो भारतीय प्रयास की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के लिए भारतीय प्रयास किन लोगों ने किए थे और वो कौन कौन से प्रयास किए गए थे, उन तमाम सारी चीजों की बात करें तो देखिए, जैसे कि आपको इतिहास में आपको ने पढ़ा होगा कि दो दल थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। तो जो गरम दल था उसके एक सदस्य थे तिलक। तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग इस रूप में की कि उन्होंने स्वराज विधेयक के रूप में जो है ये मांग प्रखर रूप से अंग्रेजों के सामने रखी। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि सबसे पहली मांग कौन सी थी, या यूं पूछे कि कोई 19वीं सदी की पहली मांग कौन सी थी, तो 19वीं सदी की पहली मांग जो है तिलक के द्वारा की जाती है स्वराज विधेयक के रूप में, स्वराज बिल के रूप में, ठीक। और ये की जाती है 1895 में, ठीक है। तो पहला तथ्य तो हमारा ये हो गया। इसके अतिरिक्त जो है, अगर दूसरे तथ्य की बात करें कि भारतीय प्रयास कौन से है, इसके बाद में हम अंग्रेजी प्रयास पढ़ेंगे। तो दूसरा जो भारतीय प्रयास है उसके अंदर महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है कि 1922 में उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया के अंदर जो है ये कहा था कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाना चाहिए। तो भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, ये बात महात्मा गांधी ने कब कही थी, 1922 में कही थी। और इसको हम जो है 20वीं सदी का पहला प्रयास भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं 20वीं सदी का प्रथम प्रयास, ठीक है। और यहां पर जो है इसको 19वीं सदी का पहला प्रयास कह सकते हैं, तिलक जी के द्वारा जो किया गया था, 19वीं सदी का फर्स्ट प्रयास, ठीक। अब इसके अलावा तीसरे तथ्य की अगर हम बात करें तो तीसरा तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य ये आता है कि 1924 के अंदर मोतीलाल जी नेहरू, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने भी जो है संविधान सभा के लिए प्रयास किया था। तो 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग रखी थी। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बात करें तो एम एन रॉय का नाम सबसे पहले आता है कि प्रथम औपचारिक मांग, ये तमाम सारी अनौपचारिक मांगे हैं, ठीक है। और जबकि जो अमन रॉय है जो कि एक साम्यवादी लीडर थे, उन्होंने सबसे पहले औपचारिक मांग रखी, सबसे पहली व्यक्तिगत औपचारिक मांग रखी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो ये मांग उन्होंने कब रखी, तो ये मांग उन्होंने रखी 1934 के अंदर। 1934 के अंदर अमन रॉय ने प्रथम व्यक्तिगत और औपचारिक मांग, प्रथम औपचारिक व्यक्तिगत मांग को अगर हम देखें तो वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो एम एन रॉय के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो अगर हमें ये कोई पूछे कि पहली पार्टी कौन सी थी जिन्होंने कि संविधान सभा की मांग रखी, तो वो थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने जो है 1934 के अंदर ही सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी थी, ठीक है। तो प्रथम पार्टी कौन सी थी संविधान सभा की मांग करने वाली,
तो वो थी स्वराज पार्टी, और ये प्रथम पार्टी थी जिसने की संविधान सभा की मांग रखी। इसके अतिरिक्त अगले फैक्ट की बात करें तो अब यहां पर जो है कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंदर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के द्वारा भी जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, और कांग्रेस के द्वारा सबसे पहली बार जो है वो संविधान सभा की मांग को रेटिफाई किया जाता है 1935 के अंदर। कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है, और कांग्रेस के अधिवेशनों के अंदर जो कि 1936 के अंदर लखनऊ में, 1937 में जो फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था, 1936 लखनऊ और 1937 फैजपुर अधिवेशन में सबसे पहली बार जो है आपके संविधान सभा की मांग जो है वो रखी जाती है कांग्रेस के मंच से। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि और कौन कौन सी मांगे रखी जाती है, तो और के रूप में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम ये कहें कि व्यक्तिगत रूप से किस व्यक्ति ने ऐसी डिमांड की थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, या यूं कहो कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, तो ऐसी मांग जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी 1937-38 के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने ये मांग रखी थी। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार ये कहा था कि ये जो आपकी संविधान सभा है वो कैसी होनी चाहिए, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा होनी चाहिए। हालांकि ये बात सबसे पहली बार इन्होंने कही थी, पहले कभी ऐसी बात नहीं कही गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है सबसे पहले वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, ये वाली बात रखी थी। एक और भारतीय प्रयास में हम सप्रू जी का जो प्रयास है उसको भी शामिल कर सकते हैं कि 1945 के अंदर जो तेज बहादुर सप्रू थे, 1945 के अंदर जो सप्रू कमेटी बनी थी, तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान सभा की मांग को जायज ठहराया था। संविधान सभा की मांग को क्या ठहराया था? जायज ठहराया था। ठीक है, हालांकि इस समय तक जो है मांगे काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और मुस्लिम लीग जो है पृथक पाकिस्तान के लिए डिमांड कर रही थी, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मिल चुका था, तो सप्रू समिति ने न केवल पृथक पाकिस्तान का विरोध किया, बल्कि जो पृथक आपकी यूं देखो कि जो पृथक निर्वाचन जो दिया जाता है इनको, उसका भी विरोध किया। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आयोग की बात की, उन्होंने मौलिक अधिकारों के लिए समिति की बात की, तो वो तमाम सारी सप्रू समिति की डिमांड्स हैं। तो ये तमाम सारे जो प्रयास है वो भारतीय प्रयास है। इसके अतिरिक्त अगर हम अंग्रेजी प्रयास की बात करें तो अंग्रेजी प्रयास में कौन कौन सी डिमांड्स आती है, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने हमसे सहायता लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आए थे 1917 में, जिसका वादा किया था। इसी प्रकार से क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था 1939 से जो स्टार्ट हो चुका था, और इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आ चुका था, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने कई सारी जगहों पर जो है 8 जगहों पर अपनी प्रांतीय सरकारें भी गठित की थी। तो जब प्रांतीय सरकारें गठित हो चुकी थी, प्रांतीय स्वायत्तता दी जा चुकी थी, तो उसके बाद में जब बिना भारतीयों से पूछे ही ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड की, कांग्रेस पार्टी ने ये जो है मांग रखी कि अगर आप हमें जो है स्वतंत्रता देने की मांग का समर्थन करते हो, तभी हम जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका सहयोग करेंगे, यानी भारतीय सैनिक आपका सहयोग करेंगे, अन्यथा हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो इस पर जो है अंग्रेजों का कोई रुख स्पष्ट सामने नहीं आया, तो सारे के सारी जो भी कांग्रेस पार्टी की प्रांतीय सरकारें थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो यहाँ पर कई सारी डिमांड्स और भी आती है, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह भी होता है। ठीक है, और ये बताया जाता है लोगों को या विश्व को बताया जाता है कि भारत अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं है। तो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों की तरफ से अगले जो प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास किया जाता है अगस्त प्रस्ताव के रूप में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त में आया था, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। फिर अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया जाता है क्रिप्स प्रस्ताव के रूप में, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव दोनों ही ये 1942 में आया था, ये दोनों ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। तो भारतीयों ने कांग्रेस के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसके बाद में नेवल विद्रोह भी होता है, नेवल विद्रोह के अगले ही दिन कैबिनेट मिशन की भी घोषणा होती है। तो अगला जो प्रयास है वो कैबिनेट मिशन के रूप में हमको दिखाई देता है।
कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, यहां पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के तहत ही जो हमारी वर्तमान संविधान सभा बनी थी उसका निर्माण किया गया था। तो ये भारतीय और अंग्रेजी प्रयास थे। ठीक है, अंग्रेजी प्रयास को और डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु भारतीय प्रयास इस प्रकार से थे। अब हम अंग्रेजी प्रयासों को और भारतीय प्रयासों को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई हमसे पूछे कि 19वीं सदी का पहला प्रयास किसने किया था, 19वीं सदी का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो 1895 में तिलक ने स्वराज विधेयक के द्वारा, तिलक ने स्वराज विधेयक के द्वारा 19वीं सदी का पहली बार जो है आपके संविधान सभा की मांग रखी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में हम देखें तो 20वीं सदी का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग रखी थी। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये हो गया। तीसरा फैक्ट हम देखें तो 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा भी संविधान सभा के संदर्भ में प्रयास किए गए थे। ठीक है, 1934 में व्यक्तिगत या औपचारिक मांग की, प्रथम औपचारिक मांग की अगर हम बात करें, प्रथम व्यक्तिगत औपचारिक मांग की बात करें, तो अमन रॉय के द्वारा जो अपने नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर था उसके अंदर जो है सबसे पहले व्यक्तिगत औपचारिक मांग इन्होंने रखी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये डिमांड जो है वो यंग इंडिया के अंदर रखी थी। ठीक, इसके बाद में अगर हम देखें तो 1934 में ही स्वराज पार्टी के द्वारा ही जो है वो संविधान सभा की मांग रखी जाती है, और इस रूप में ये प्रथम पार्टी हो जाती है। कि प्रथम पार्टी कौन सी थी जिसने की संविधान सभा की मांग रखी, तो वो थी आपकी स्वराज पार्टी। ठीक है, इसके बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 1935 में जो है वो संविधान सभा की मांग का समर्थन करती है, और इसी के समर्थन में जब अधिवेशन आयोजित होते हैं 1936 में लखनऊ और 1937 फैजपुर महाराष्ट्र के अंदर, तो जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने संविधान सभा की मांग को पुनः दोहराया कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है संविधान सभा की मांग करती है। और 1938 के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली बार ये डिमांड की जाती है कि ये जो संविधान सभा होगी इसका निर्माण कैसे हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। यानी कि 18 साल से जितने भी ऊपर के जो वयस्क नागरिक है उनके द्वारा चुनाव के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है आपकी क्या होनी चाहिए, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, और संविधान सभा के द्वारा हमारी संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी। 1938 में इन्होंने ये डिमांड की थी। इसके अतिरिक्त अगर हम 1945 में देखें तो सप्रू समिति ने जो है संविधान सभा की मांग को जायज ठहराया था, और ये कहा था कि ये जो पृथक पाकिस्तान की बात आप कर रहे हो, पृथक निर्वाचन की आप बात कर रहे हो, उसकी जगह हमें संयुक्त निर्वाचन को अपनाना चाहिए, और संयुक्त निर्वाचन को अपनाने के साथ ही मुस्लिमों के लिए स्पेशल प्रावधान किए जाने चाहिए, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके संरक्षण, उनके हितों को संरक्षण करने के लिए आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मौलिक अधिकारों के लिए आयोग की भी बात की थी। तो 1945 में सप्रू समिति ने पृथक पाकिस्तान व पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार करते हुए ये कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए सीटें क्या होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए, और उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल जो है उसको स्वीकारना चाहिए, और अल्पसंख्यकों को के कल्याण के लिए आयोग की भी स्थापना की जानी चाहिए, और मूल अधिकारों के लिए संवैधानिक आयोग की भी बात किसने की थी, तो सप्रू समिति ने 1945 में की थी। ये तो हो गए आपके भारतीय प्रयास। अब बात करते हैं अंग्रेजी प्रयासों की। तो अंग्रेजी प्रयास के रूप में सबसे पहले, हालांकि हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर किस प्रकार से उन्होंने छलावे वाली चीजें या तमाम सारी चीजें उनको बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ लिया है। अब हम उसके बाद की बात करें तो 1935 के अधिनियम के तहत ही जो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ने के बाद में कांग्रेस ने अपनी 8 प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया था, और अंग्रेजों को विश्व पटल पर यह बताया था कि हम आपके साथ में नहीं है, और उसी को सेटिस्फाई करने के लिए उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो, तो लिन लिथगो के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव आता है। लिन लिथगो जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, तो उनके नेतृत्व में जो है वो अगस्त प्रस्ताव आता है। क्योंकि ये 8 अगस्त 1940 को आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने ये कहा था कि आप काफी समय से जो है डोमिनेंट स्टेटस की मांग रख रहे हो, तो हमारा ये अगस्त प्रस्ताव का मूल लक्ष्य ये होगा कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हमें संविधान का विकास करना है, तो हम जो है संविधान के विकास के लिए संविधान सभा का भी निर्माण करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहली बार अंग्रेजों के मुंह से यह बात निकली कि भारतीयों के लिए संविधान सभा निर्मित की जानी चाहिए, और भारतीयों के द्वारा संविधान सभा निर्मित की जानी चाहिए।
ठीक है, तो हमें यह अगस्त प्रस्ताव में कौन सी बात याद रखनी है कि पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के तर्क को किस प्रस्ताव में मान्यता दी अंग्रेजों की तरफ से, तो वो अगस्त प्रस्ताव था जो कि 1940 अगस्त में आया था। इसमें पहली बार भारतीयों की तरफ से भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण किया जाना चाहिए, इस तर्क को जो है इन्होंने क्या दिया है, रेटिफाई किया है। परंतु यहां पर संविधान सभा जो शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, पहली बात। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है, ठीक है। हालांकि इसका मूल लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस था, जबकि हम जो है काफी पहले से ही पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके थे 1930 लाहौर अधिवेशन के समय, ठीक है। उससे पहले ही जब 1919 की बात चल रही थी तब हमारी डिमांड थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिले, परंतु ये डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं हमको 1940 में। ये कह रहे हैं कि हमारा मूल लक्ष्य डोमिनेंट स्टेटस होगा, और विभिन्न दलों के परामर्श से युद्ध के पश्चात, यानी कि युद्ध हो रहा है अभी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होने के बाद में संवैधानिक विकास के लिए बात की जाएगी, विभिन्न दलों से बात की जाएगी, और उसके आधार पर संविधान जो है आपका निर्माण किया जाएगा। यानी कि भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण की पहली बार इस तर्क को कब स्वीकार किया गया, तो वो किया गया आपके 1940 के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, संविधान सभा का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तीसरी बात, यहां पर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, तो यहां पर जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को डोमिनियन स्टेटस पहले दिया गया था, जिसके तहत महाराजा महारानी का तो नियंत्रण रहता है, परंतु वो जो सरकारें हैं वो अपने जो है स्थानीय स्तर पर जो भी गवर्नेंस चलाती है तो उस मामले में वो स्वतंत्र होती है, परंतु ओवरऑल मामले में जो राजा जो है, जो किंग जो है, जो महारानी जो है, उसका नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। कभी कभी गला सूख जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखें कि इसके अतिरिक्त जो दूसरा जो प्रयास था, यानी कि जो इसके बाद में जो प्रयास किया जाता है, क्योंकि यहां पर डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई है, जबकि हमने तो पहले ही पूर्ण स्वराज की बात कर दी थी, तो हमने इसको अस्वीकार किया। दूसरा बात, यहां पर जो है वो युद्ध पश्चात देने की बात की गई थी, तो हमने इसका भी विरोध किया था। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद में जब दूसरा प्रयास किया जाता है वो क्रिप्स मिशन के रूप में किया जाता है, और जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 के अंदर, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। पहली बात, यहां पर इसने क्या क्या चीजें रखी, उन्होंने ये कहा कि पहली बात, जो अगस्त 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव में कहा था कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, तो उससे एक कदम आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रकुल जो है, जो कि आपका उसको क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ जो है, जो राष्ट्रकुल है, उससे बाहर भी आप जो है वो ले सकते हो, डोमिनेंट स्टेटस ले सकते हो। पहली बात, अपनी डिमांड में एक और चीज ऐड करके क्या कह दी उन्होंने कि युद्ध समाप्ति पश्चात राष्ट्रकुल से अलग भी आप जो है डोमिनेंट स्टेटस ले सकते हो, आपको प्रशासन में भी पूरी भागीदारी दी जाएगी। दूसरी बात, प्रशासन में भी क्या दी जाएगी, आपको पूरी भागीदारी दी जाएगी। और ये जो संविधान सभा है, अब देखो संविधान सभा का शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, तो ये जो संविधान सभा है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी। अब चूंकि भारत है, और भारत में दो तरीके के आपको राज्य देखने को मिलेंगे, एक तो जो ब्रिटिश राज्य है वो देखने को मिलेगा, और एक रजवाड़े रियासतें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो रजवाड़ों और रियासतों में किस प्रकार से चुने जाएंगे, ब्रिटिश भारत से किस प्रकार से चुने जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश भारत में जो प्रांत है उन प्रांतों में से तो क्या होगा, उन प्रांतों के सदस्यों के द्वारा वोट दिए जाएंगे, और उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपके क्या संविधान सभा जो आपने संविधान सभा बनाई है उस संविधान सभा के सदस्य कैसे भरे जाएंगे, तो इन प्रांतों से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन रियासतों के द्वारा जो सदस्य चुने जाएंगे वो मनोनीत होंगे, क्या होंगे, वो मनोनीत होंगे, यानी कि राजा या ये जो रजवाड़े हैं वो जिस व्यक्ति को डिसाइड कर देंगे कि भैया ये व्यक्ति हमारी तरफ से संविधान सभा में होना चाहिए, तो वो सदस्य यहां से होंगे। यानी कि संविधान सभा जो है उसका चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, पहली बात। दूसरा, प्रांतीय विधायिका से तो निर्वाचित होंगे, परंतु रियासतों से क्या होंगे, मनोनीत होंगे, ठीक है। तो ये मांग कब रखी जाती है, ये क्रिप्स प्रस्ताव जो है उसमें ये कहा जाता है कि हम जो है आपकी संविधान सभा को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा निर्मित करेंगे, जिसमें निर्वाचित भी होंगे जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं प्रांतों से, और जिसमें कि मनोनीत भी होंगे जो कि रियासतों से होते हैं। हालांकि यहां पर
विभाजन का एक अंश हमें नजर आता है कि जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वो पूर्णतः या अंशतः स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान हमसे नहीं मिलना चाहता है तो वो अपनी एक इस संविधान सभा से स्वतंत्र रहकर भी काम कर सकता है। तो महात्मा गांधी जी ने इसको कहा था कि भैया ये क्या है कि एक आगे की तारीख का चेक है जिसका कि बैंक नष्ट होने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो हार के मुहाने पर खड़ा था। जापान, उधर से जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में काफी आगे बढ़ चुकी थी। तो ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो थरथरा कर गिरने वाला था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भैया ये तो बैंक जो है वो क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। और ये आगे की तारीख का आगे की तारीख वाला चेक है। यानी कि यहां पर जब वो कह रहे हैं कि युद्ध समाप्ति पश्चात जो है हम आपको राष्ट्रकुल से अलग डोमिनेंस स्टेटस देंगे, तो ये युद्ध समाप्ति पश्चात क्या है, ये आगे की तारीख वाला चेक है। अब पता नहीं युद्ध जो है वो 1939 में चल रहा है, ये बात 1942 की है, ठीक है। तो ये पता नहीं कब खत्म हो, जैसे जैसे 1944-45 के अंदर खत्म हुआ था, तो ये पता नहीं कब खत्म होवे। तो ये आगे की तारीख वाला चेक है जिसका कि बैंक नष्ट होने वाला है। ये महात्मा गांधी जी ने ट्रिप्स प्रस्ताव के बारे में स्टेटमेंट दिया था। अब हम अगले जो है प्रयास उसकी तरफ अगर बढ़े तो वो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि 1942 में ही जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। काफी वृहद स्तर पर ये जो है वो आंदोलन चलता है और काफी हद तक जो है ब्रिटिशर्स जो है वो इससे प्रभावित भी होते हैं, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट है वो चाइनीज चियांग काई को पत्र भी लिखते हैं कि अब जो है ब्रिटिशर्स को जो क्या है भारतीयों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, ठीक है। ये तमाम सारी चीजें चलती है। पर इसी के बीच में जो है आपको पता है कि आजाद हिंद फौज उधर से प्रयास कर रही थी, वो भी जापान भी काफी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया था, ठेठ है ना, सिंगापुर और म्यांमार तक। फिर इसके बाद में आपको पता चलता है कि नेवल म्यूटिनी भी हो जाती है। नेवल म्यूटिनी होती है, उसी के अगले दिन ही कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी जाती है। परंतु उससे पहले भी कुछ और होता है, वो हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन से पहले जो है वेवेल मिशन की घोषणा की जाती है। देखिए वेवेल जो है वो जब वेवेल आता है आपके पहले जो है वो लिल लिथगो थे, अब वेवेल जो है आपके वॉइसराय हो जाते हैं। और वेवेल ने 14 जून 1945 को, उस समय क्या है कि ब्रिटेन में पीएम कौन था, चर्चिल था, ठीक है। तो उन्होंने वेवेल को निर्देश दिया था, तो वेवेल ने तमाम सारी पार्टियों को इकट्ठा किया और उनसे मिलकर बातचीत कर कर ये डिसाइड किया कि हम सब क्या करेंगे, शिमला में मिलेंगे। और यहाँ पर ये घोषणा करता है कि मैं जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों को जो ब्रिटिश कार्यकारिणी है, जो आपकी भारत की कार्यकारिणी समिति होगी उसके अंदर बराबर इक्वल भागीदारी दूंगा। तमाम सारे वादे किए जाते हैं। शिमला समझौता मतलब शिमला में इनकी मीटिंग होती है। परंतु मुस्लिम लीग के द्वारा इस बात का अड़ंगा लगाया जाता है कि तमाम सारे ब्रिटिश जो कार्यकारिणी होगी गवर्नर जनरल की, उसके अंदर तमाम सारे मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति केवल मुस्लिम लीग ही करेगी, जबकि कांग्रेस कह रही थी कि हम तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की नियुक्ति करेंगे। तो इस बात के ऊपर जो है वेवेल मिशन का प्रयास भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो इन्होंने चर्चिल के कहने पर वेवेल मिशन जो कि 1945 में आता है, शिमला में मिलने का प्रावधान किया, मतलब शिमला में मिलने का डिसाइड किया था। परंतु मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण ये क्या रह जाता है, ये असफल हो जाता है। अब यहां पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को भारत में आता है, ठीक है। 24 मार्च 1946 को जब ये भारत में आता है तो इसके आने के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेवल म्यूटिनी इसके ठीक एक दिन पहले हुई थी, तो अगले दिन जो है कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी जाती है। और इसके अतिरिक्त 1945 में ही जो है आपके इंग्लैंड में चुनाव भी होते हैं, और चुनाव होते हैं तो इस चर्चिल की जगह पर मजदूर दल यानी कि जो आपके क्लीमेंट एटली है जो कि मजदूर दल का नेता है, वो पीएम बन जाता है। यानी कि एटली के पीएम बनने के बाद में वो भारतीयों के लिए संवेदना रखते हुए भारतीयों के लिए एक फुल एंड फाइनल करने वाली कमेटी गठित करता है, एक मिशन भेजता है जिसका कि नाम है कैबिनेट मिशन। इसको मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहते हैं। और इस मिशन में जो 3 व्यक्ति थे उनका नाम क्या है, तो एक तो है एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। एक है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। क्रिप्स जब आया था मिशन तब तो क्रिप्स अकेला ही था, अब यहाँ पर क्रिप्स भी है। एक थे आपके पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस ही जो है वो भारत सचिव थे इस समय, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के समय क्या क्या चीजें चल रही है, कैबिनेट मिशन आता है हमारे भारत में, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च 1946 को आता है। 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो इसके सदस्यों के बारे में एवी अलेक्जेंडर,
स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स प्रस्ताव में भी था और यहाँ पर भी था, और पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव के दर्जे से इसका सदस्य था। तो वो तीनों ही सदस्य भारत में आते हैं। ठीक है, तो मजदूर दल के नेता ने भारत की आजादी के समय जो ब्रिटिश पीएम था, कौन था? क्लीमेंट एटली। इसी की अनुशंसा के मुताबिक ही भारत में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने जो अनुशंसा की थी उसी के अनुसार भारत में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, और ये संविधान सभा के जब चुनाव होते हैं तो हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार से भारत के रियासतों से सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, किस प्रकार से भारत के ब्रिटिश भारत से सदस्य जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से चुने जाएंगे। तो ये तीनों सदस्यों ने जब कैबिनेट मिशन के रूप में हमारे यहाँ पर आए तो 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 24 मई को ये 1946 को ये आते हैं और 16 मई को ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, 8 या 24, 8 दूना 16, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, मार्च और मई। ठीक है, दोनों में आ रहा है। 1946 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो कैबिनेट मिशन ने कौन कौन सी सिफारिशें दी होगी। तो कैबिनेट मिशन ने सबसे पहली बात यही कहा था कि ये जो है आपकी संविधान सभा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि ब्रिटिश भारत से जो है आपके प्रांतीय विधानसभाओं से चुनाव होंगे और रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हर 10 लाख पे एक सदस्य होगा। उस समय भारत की अराउंड जनसंख्या 35-40 करोड़ थी, तो 389 टोटल सदस्य होंगे संविधान सभा में। ठीक है भैया, इसके अलावा और कौन कौन सी डिमांड्स कैबिनेट मिशन ने और कौन कौन से सुझाव दिए थे। ठीक है, तो वो तमाम सारी चीजें देखते हैं कि हम वहां पर वो कहते हैं कि ये जो चुनाव में जो अभ्यर्थी खड़े होंगे वो सामान्य, मुस्लिम और सिख, इन 3 कैटेगरी में जो है वो पृथक निर्वाचन के द्वारा खड़े होंगे। ठीक है भैया, इसके अलावा कैबिनेट मिशन ने एक और भी 2 डिमांड्स और भी रखी थी, जैसे कि अप्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव किया जाएगा, पहली बात। प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा चुनाव होगा। ठीक है, चुनाव में साधारण, मुस्लिम और सिख ये तीनों ही प्रकार के अभ्यर्थी होंगे। 10 लाख पर एक सदस्य होगा और 389 टोटल सदस्य होंगे। 35-40 करोड़ उस समय जनसंख्या थी हमारी। और एक जो बात है कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये वाली बात तो है ही सही। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा है और भारत को आगे स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो ये जो संविधान सभा है जब वो संविधान निर्माण कर रही है तब तो संविधान सभा है, परंतु संविधान निर्माण के इतर समय में जब वो काम करेगी तो उसको हम अंतरिम सरकार के रूप में मान्यता देंगे। तो अंतरिम सरकार कौन होगी? संविधान सभा ही अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। ऐसी भी जो सिफारिश किसने की थी? कैबिनेट मिशन ने की थी। तो कैबिनेट मिशन ने ये 5 सिफारिशें की थी कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक है, 10 लाख पर एक सदस्य होगा, 389 टोटल सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है आपके 3 प्रकार के अभ्यर्थी होंगे, साधारण, मुस्लिम और सिख। ठीक है, और जो पृथक निर्वाचन पद्धति से चुने जाएंगे, तो ये पहले ही हमने जब 1919 वाली क्लास की थी तो उस समय पृथक निर्वाचन को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो और अंतरिम सरकार के रूप में भी ये हमारे काम करे। अब क्योंकि इसने ये कहा था कि आपके 389 सदस्य होंगे। ठीक है, अब 389 सदस्यों में से आपको ऐसे याद रखना है 292, 93 और 4। ठीक है, 389 में से 292 जो सदस्य हैं वो तो ब्रिटिश भारत में से चुने जाएंगे, ब्रिटिश भारत में से क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। ठीक है, 93 जो है वो रियासतों से मनोनीत होंगे, रियासतों से क्या होंगे? मनोनीत होंगे। ठीक है, 92, 93, 4। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये जो 4 जो है वो जैसे कि आजकल होता है, यूनियन टेरिटरीज होती है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो उस समय जो है वो कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। कमिश्नरी क्षेत्र को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि ABCD के नाम से आप याद कर सकते हो। ABCD यानी कि A से होता है अजमेर मेरवाड़ा, B से होता है ब्रिटिश बलूचिस्तान, C से होता है कुर्ग और D से होता है दिल्ली। यानी कि ये 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र है उनको ABCD, अजमेर मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली के नाम से हम याद कर सकते हैं। तो ये 389 संविधान सभा में सदस्य होंगे, जिसमें से 292 कहां से? प्रांतों से चुने जाएंगे, पहली बात। 93 का क्या होंगे? मनोनीत होंगे, जो कि रियासतों के राजा रजवाड़ों के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र होंगे, और इन कमिश्नरी क्षेत्रों में A अजमेर मेरवाड़ा, B ब्रिटिश बलूचिस्तान, C कुर्ग और D दिल्ली के नाम से हम इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये जो 93 सदस्य हैं वो तो क्या होंगे आपके? ये जो 93 सदस्य हैं वो तो होंगे आपके मनोनीत। ये तो क्या होंगे? मनोनीत।
परंतु ये 292 और ये 4, यानी कि ये 296 सीटों पर क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक है, चुनाव कैसे होगा, तो प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो चुनाव है वहां पर कौन कौन कितनी कितनी सीटें जीतता है, तो हमें ये पता लगता है कि जो 296 सीटें हैं उसमें से 208 सीटों पर कांग्रेस जीत जाती है। ठीक है, कांग्रेस कितनी सीटों पर जीतती है, 208 सीटों पर जीतती है। इसके अलावा लीग की हम बात करें तो 73 सीट पर जो है वो लीग आपके जीतती है। अन्य जो 15 सीट है उस पे सिख व अन्य निर्दलीय जो है वो जीतते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 296 सीटों पर जब चुनाव होता है तो ये इस प्रकार से हमारे सामने सिनेरियो आता है। अब हमें यहाँ पर एक और बात ये समझ में आती है कि मुस्लिम लीग इस चीज से काफी नाराज थी कि क्योंकि कांग्रेस को बहुमत मिला है तो अब तो कांग्रेस की ही चलेगी, ठीक है, मुस्लिम लीग की कुछ नहीं चलेगी। तो मुस्लिम लीग इस चीज से थोड़ी सी नाराज नजर आती है। जब उसकी डिमांड स्वीकार नहीं की जाती है तो वो सीधी कार्रवाई भी करती है, और सीधी कार्रवाई के तहत आपने सुना होगा कि जो नोआखली है, ठीक है, वहां पर दंगे भड़क जाते हैं और पूरे भारत में फैल जाते हैं। तो मुस्लिम लीग एक अलग से अपनी संविधान सभा की मांग रखती है। ठीक है, फिर बाद में फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये जो संविधान के जो सदस्य हैं वो पुनर्गठित भी होते हैं। जब भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है तो इसी संविधान सभा में 299 ही मेंबर रह जाते हैं। वो तमाम सारी चीजें भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम देख ले, क्योंकि 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है, 73 लीग ने जीत ली है और 8 निर्दलीय ने और 7 जो है अन्य जो सिख थे उन्होंने जीती थी। ठीक है, हालांकि काफी सारे सदस्य चुने गए थे यहाँ से, 296 सदस्य जो चुने गए थे उसमें से 2 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, तो उनका नाम हमें याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा से कौन से 2 सदस्यों ने इस्तीफे दिए थे। तो तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। तो ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में अगर हम देखें तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने सदस्य संख्या की बात की थी कि 389 जो सदस्य है वो 16 मई 1946 को संविधान सभा के सदस्य घोषित किए जा, मतलब ऐसे इतने सदस्य होंगे ऐसी घोषणा की जाती है। 296 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है जुलाई 1946 में, और चुनाव संपन्न भी हो जाता है। परंतु जब हम प्रथम बैठक देखेंगे तो प्रथम बैठक में जो है आपके 207 सदस्य ही शामिल होते हैं, और प्रथम सत्र की बात करेंगे तो 211 सदस्य ही शामिल होते हैं। तो इतने कम सदस्य क्यों शामिल होते हैं कि फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट बैठक में जो है वो आपके 207 सदस्य ही शामिल होते हैं, जबकि सदस्यों की संख्या तो 389 थी। तो 389 से 207 ही सदस्य शामिल होने के पीछे 2 कारण हमें नजर आते हैं। पहला कारण तो ये कि लीग जो है वो पृथक पाकिस्तान की मांग के कारण संविधान सभा अलग बनानी चाह रही थी, इस वजह से वो बैठक में नहीं आती है। दूसरी बात हमें रियासतों की नजर आती है कि रियासत भी उस समय तक असमंजस की स्थिति में थे कि हमें स्वतंत्र रहना है या कांग्रेस के साथ में मिलकर भारत के साथ में सम्मिलित होना है। तो ये रियासतें और लीग असमंजस की स्थिति में थे, इसलिए कम सदस्य यहाँ पर थे। हालांकि जब पाकिस्तान पृथक हो जाता है तो 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा का पुनर्गठन होता है तो 299 सदस्य यहाँ पर पुनर्गठन के रूप में हमें समझ में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संविधान सदस्यों की हम बात कर रहे हैं कि सदस्य संख्या कहां कहां पर इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 जगहों पर इंपॉर्टेंट है कि कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो कुल सदस्य संख्या थी आपकी 389। ठीक, और चुनाव कितने पे हुआ, 296 पे, 292 प्लस 292, 93 और 4 थे, तो 296 पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। ठीक है, 299 सदस्य जो है वो पुनर्गठन के बाद में संविधान सभा में बचे। और जब हम हस्ताक्षर की बात करेंगे तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य की बात की गई है, जैसे कि संविधान सभा का निर्माण कितने सत्र में हुआ, कितने अधिवेशन बैठे गए थे, कितनी बैठकें हुई थी। तो हमें ये याद रखना है कि संविधान सभा का या संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्मित किया गया है वो 11 अधिवेशन में संविधान का निर्माण किया गया है, पहली बात। ठीक है, परंतु संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही, तो वो 12 अधिवेशन तक अस्तित्व में रही। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो संविधान सभा जो 11 अधिवेशन हुए हैं जिसमें संविधान का निर्माण हुआ है, तो वहां पर बैठकें हुई थी 167, ठीक है, सॉरी 166 टोटल बैठकें हुई थी जबकि संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, संविधान के निर्माण में कितनी बैठकें हुई थी, 166 बैठकें हुई थी। ठीक है, और जब हम ये बात करें कि संविधान के
निर्माण के उपरांत भी, या यूं कहो कि संविधान सभा का अस्तित्व कब तक बना रहा, तो वो हम कहेंगे कि 12वें अधिवेशन तक बना रहा। और 12वां अधिवेशन में कौन सी बैठक हुई थी, तो 167वीं बैठक हुई थी। यानी कि संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी है, 167। कुल अधिवेशन कितने हैं, 12। ठीक है, हालांकि संविधान निर्माण तो 11 अधिवेशन और 166 बैठकों में ही हो चुका था। ठीक है, इस दिन क्या चीजें होती है तो वो भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। हालांकि हमें ये चीजें समझ में आ जाती है कि संविधान सभा के कुल अधिवेशन जो है वो 12 है, निर्माण 11 में ही हो चुका था। संविधान सभा की कुल बैठकें 167 है और निर्माण जो है 166 में ही हो चुका था। अब इसके बाद में अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो देखो, ये जो अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी 1946 में है वो, और ये स्वतंत्र भारत के उपरांत जो आपके मंत्रिमंडल गठित की गई थी उसकी डिटेल है। यहां से प्रश्न अधिकांशतः पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं जो है ये टेबल आपके लिए लेके आया हूं। तो यहां पर हम देखेंगे कि कुल 14 जो है वो मंत्रिमंडलीय सदस्य हैं जो कि 1946 अंतरिम सरकार में शामिल थे। तो यहां पर प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री या राष्ट्रमंडल में जो सदस्य हैं अगर उनकी बात करें तो उसमें हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया जाता है। स्वतंत्र भारत के भी प्रथम प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल के मामलों को देखने वाले जो है वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी नाम यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कुछ चीजें हमको इस तरीके से याद करनी है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन है, तो भैया जवाहरलाल नेहरू जी है। गृह मंत्री की जब बात करते हैं, यानी कि होम मिनिस्टर की जब बात करते हैं, तो वो भी कांस्टेंट है कि दोनों जगह पर पटेल साहब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कि भारत के एकीकरण में सहयोग किया था, लौह पुरुष के नाम से जिनको जाना जाता है। ठीक है, जब खाद्य मंत्री की बात करेंगे, कृषि मंत्री की बात करेंगे, वहां पर भी नाम कांस्टेंट है और वो है राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के बाद में प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए हैं, सॉरी राष्ट्रपति भी हुए हैं। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष भी हुए हैं, तो वही जो है हमारे खाद्य व कृषि मंत्री थे। परंतु जब नागरिक व खाद्य आपूर्ति मंत्री की बात की जावे, नागरिक आपूर्ति व उद्योग मंत्री की बात की जावे, तो स्वतंत्र भारत में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, परंतु 1946 में कौन थे, जॉन मथाई। जॉन मथाई कौन थे, तो जॉन मथाई थे आपके नागरिक व उद्योग मंत्री, जबकि यहां पर क्या थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जॉन मथाई को इस समय जो है आपके रेल व परिवहन मंत्री बना दिया जाता है। कब, मतलब 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हो चुका है। उसके बाद में जब मंत्रिमंडल गठित किया गया तो जॉन मथाई को भारत का क्या बना दिया गया है, रेल व विधि मंत्री, रेल व परिवहन मंत्री बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो गजनफर अली खान जो है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते हैं अंतरिम सरकार के रूप में। परंतु भारतीय कैबिनेट की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में राजकुमारी अमृता कौर को स्वतंत्रता उपरांत प्रथम कैबिनेट मंत्री के रूप में, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है राजकुमारी अमृता कौर को। ठीक है, श्रम मंत्री के रूप में भी नाम जो है वो कांस्टेंट है, पंडित जगजीवन राम, और स्वतंत्र भारत में भी यही थे। ठीक है, वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी का नाम हम जो है जब बजट पढ़ते हैं तब काफी बार सुनने में आता है। तो षणमुगम शेट्टी जो है वो स्वतंत्रता के उपरांत जो है वो भारतीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार में लियाकत अली, देखिए ये जो मुस्लिम लीग, गजनफर अली खान है, लियाकत अली है, ठीक है, ये तमाम सारी चीजें बाद में बदल रही है। जैसे कि रेल व परिवहन मंत्री आशफ अली है, ठीक है, इसकी जगह पर जॉन मथाई आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि रक्षा मंत्री के रूप में बलदेव सिंह ही थे। ठीक है, इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री के रूप में पहले सी राजगोपालाचारी थे, परंतु बाद में मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद रहे। ठीक है, विधि मंत्री के रूप में जोगेंद्र नाथ मंडल थे पहले, और फिर बाद में जो है आपके भीमराव अम्बेडकर साहब आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वाणिज्य मंत्री जो है वो आई खुदरीकर थे, जो कि सीएच भाभा हो जाते हैं स्वतंत्रता उपरांत। खनन व ऊर्जा मंत्री के रूप में सीएच भाभा आ जाते हैं, और वीएन गाडगिल जो है वो बाद में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि खनन व ऊर्जा मंत्री के रूप में जो स्वतंत्र अंतरिम सरकार में सीएच भाभा थे, परंतु वाणिज्य मंत्री के रूप में बाद में इनको शपथ दिलाई जाती है, और वीएन गाडगिल जो है वो खनन व ऊर्जा मंत्री के रूप में बाद में आते हैं। ठीक है, डाक व वायु मंत्री जो है वो भी एक मुस्लिम ही था। ठीक है, तो वो तमाम सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से 14 मंत्री अंतरिम सरकार में शामिल थे। ये तो हो गई तथ्यों वाली बात। ठीक है, हालांकि इस क्लास में सारे ही जो प्रश्न है वो तथ्यात्मक ही होते हैं। तो अब हम जो है इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं कि किस प्रकार से संविधान सभा जब निर्मित की गई है तो वहां पर बैठकें हुई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला जो सत्र है वो 26
पहला जो सत्र है वो आपके 9 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 9 दिसंबर से ही पहली बैठक होती है। तो जब हम बात करें प्रथम बैठक की, तो प्रथम बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर को प्रथम बैठक आपके होती है। ठीक है, इसी के बाद में अगर हम देखें तो 10 दिसंबर को कौन सी बैठक होगी, तो 10 दिसंबर को होगी द्वितीय बैठक। ठीक, 11 दिसंबर को होगी आपको तृतीय बैठक। ठीक है, 12 दिसंबर को आपके होती है फोर्थ बैठक और 13 दिसंबर को होती है आपके फिफ्थ बैठक। ठीक है, ये पहला सत्र चल रहा है, प्रथम सत्र चल रहा है, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इस बैठक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि पहले बैठक के दिन ही सबसे पहली बार जो है कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 207 सदस्य जो है यहाँ पर शामिल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ही सदस्य शामिल हुए तो ये बातचीत चली कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, क्योंकि अध्यक्ष के चुनाव होना है, चुनाव होने में समय लगेगा, चुनाव करवाने वाला भी कोई चाहिए, तो तात्कालिक रूप से या अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो अध्यक्ष जो सबसे ज्यादा उम्र दराज हो, जो सबसे ज्यादा अनुभव रखता हो, उसी को बनाया जाता है। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले जिसका नाम रखा जाता है वो है सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कब किया जाता है, तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और अस्थायी क्योंकि अध्यक्ष हो सकता है अगले दिन जब चुनाव कुछ होना है तो उस दिन वो आ ना पाए, तो इसीलिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में फ्रैंक एंथनी का चुनाव किया जाता है। अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना जाता है, फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी को चुना जाता है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा साहब पीठ पर आसीन होते हैं और सबसे पहले जो है वो इस दौरान चुनाव और चुनाव जुलाई 1946 में हो गए थे, चुनाव के उपरांत जो संविधान सदस्य चुने गए थे उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उसको श्रद्धांजलि भी यहाँ पर प्रथम अधिवेशन में दी जाती है और उस श्रद्धांजलि जिसको दी जाती है वो है आपके प्रसन्न देव रेकुट। श्रद्धांजलि किसको दी जाती है, प्रसन्न देव रेकुट, ये बंगाल से सदस्य थे प्रसन्न देव रेकुट। अगर हम बात करें कि राजस्थान से कौन सा सदस्य प्रथम अधिवेशन में, प्रथम बैठक में शामिल हुआ था, तो वो था मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी भार्गव। और ये मुकुट बिहारी भार्गव जो है वो अजमेर से चुने जाते हैं, अजमेर मेरवाड़ा से चुने जाते हैं, एकमात्र निर्वाचित सदस्य भी है ये। ठीक है, तो मुकुट बिहारी भार्गव जो है वो सबसे पहली बार जो प्रथम बैठक हुई है वहां पर राजस्थान की तरफ से शामिल होते हैं। और इसके अतिरिक्त हमें एक और चीज समझनी चाहिए कि अब जो बैठक होगी वो कौन सी बैठक होगी, जैसे कि ये है आपकी प्रथम बैठक। ठीक है, अब ये अगर प्रथम बैठक है तो अधिकांश जगह पर हमें ये सुनने को मिलता है कि ये द्वितीय बैठक है और ये तृतीय बैठक है, परंतु ऐसा नहीं है। 10 दिसंबर को द्वितीय बैठक आयोजित होती है। ठीक है, 10 दिसंबर को द्वितीय बैठक आयोजित होती है और उसमें क्या बात की जाती है कि जो सदस्य है, जो स्थायी सदस्य है, उसका चुनाव किस तरीके से हो, इस पर चर्चा होती है। यानी कि यहाँ पर दो काम होते हैं। पहला, हालांकि पूरी डिबेट्स हम देखते हैं तो वहां पर कई सारे काम होते हैं, परंतु मुख्य रूप से दो ही काम हम देखेंगे कि एक तो जो नियम समिति है, जो नियम समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होती है, और यहाँ पर एक और बात यह भी होती है कि किस प्रकार से आपके अध्यक्ष जो है उसका चुनाव किया जाएगा, तो उसके अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया जो होगी उस पर भी यहाँ पर चर्चा होती है। तो निर्वाचन प्रक्रिया पर चर्चा कब होती है, तो द्वितीय बैठक 10 दिसंबर 1946 को होती है। फिर इसके बाद में हम बात करें तो तृतीय बैठक में क्या होता है, तो 11 दिसंबर को ही आपके अध्यक्ष जो है उसके रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से लीडर थे, बिहार के गांधी भी कहे जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब चुना जाता है, तो तृतीय बैठक में 11 दिसंबर 1946 को चुना जाता है। ठीक है, 12 दिसंबर को ऐसा कोई खास काम होता नहीं है,
13 दिसंबर को इंपॉर्टेंट काम होता है और 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक में ही नेहरू जी जो है, जो जवाहरलाल नेहरू जी जो है, जो कि अंतरिम सरकार में फिर प्रधानमंत्री भी बनते हैं, ठीक है, वही जो है यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखते हैं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी रखते हैं। कब रखते हैं? तो पांचवी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव के तुरंत पास करने, इस बैठक में और क्या हुआ था, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पास करने का विरोध किया जाता है और इसमें दो व्यक्तियों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिसमें एक थे आपके BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, और एक थे आपके MR जयकर। ठीक है, तो जयकर और अंबेडकर साहब ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पास करने का विरोध किया था और ये कब की बात है? तो ये पांचवी बैठक की बात है। यानी कि हमें इस बात के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारी प्रथम बैठक थी और प्रथम बैठक कब हुई है? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। जब अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर जब राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया जाता है तो वो कौन सी बैठक में किया जाता है? तो वो तृतीय बैठक में किया जाता है और तृतीय बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। ये वाली बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक, इसके अलावा ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया जाता है तो ये कौन सी बैठक है? तो ये है आपके पांचवी बैठक। ठीक है, तो कभी प्रश्न इस रूप से पूछ लिया जाता है कि पांचवी बैठक में मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कौन सी बैठक में प्रस्तुत किया गया था, पहली, तीसरी या पांचवी? तो फिर वहां पर आंसर क्या होगा? पांचवी बैठक होगा। ठीक है, अब हम जो है इसको थोड़ा सा पीपीटी में देख लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को जो कि प्रथम बैठक आयोजित की जाती है, तो उस प्रथम बैठक में क्या क्या होता है? पहली बात कि प्रथम बैठक कहां पर होती है? केंद्रीय सभा कक्ष जो है, जो दिल्ली में है, वहां पर यह बैठक आयोजित होती है, पहली बात। दूसरी बात, 207 सदस्य यहां पर उपस्थित होते हैं और 207 सदस्य ही क्यों उपस्थित रहे थे? क्योंकि पृथक पाकिस्तान की डिमांड हो चुकी थी। ठीक है, और इसीलिए लीग इसमें शामिल नहीं हो रही थी। रियासत भी जो है वो असमंजस में थे कि हमें स्वतंत्र रहना है या भारत में शामिल होना है, इसलिए भी यहाँ पर 207 सदस्य ही थे। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं कितनी शामिल थी? तो ये तथ्य भी अधिकांश जगह पर गलत हम पढ़ते हैं कि 9 महिलाएं थी। वास्तव में यहाँ पर 10 महिलाएं शामिल थी। 10 महिलाएं वाला तथ्य इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 10 महिलाएं शामिल थी। राजस्थान से कौन थे? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव राजस्थान से थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव यहाँ पर किया जाता है, मतलब उनको नियुक्त किया जाता है। चुनाव तो जब हम चुनते हैं तो होता है, यहाँ पर इनको नियुक्त किया जाता है। अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंक एंथनी को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है और श्रद्धांजलि किसको दी जाती है? प्रसन्न देव रेकुट, जो कि बंगाल से सदस्य थे। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी बैठक की। तो दूसरी बैठक जो कि 10 दिसंबर 1946 को होती है, इसी में ही प्रक्रिया व नियम समिति का गठन किया जाता है और यहां पर स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की कौन सी प्रक्रिया होगी, इस पर चर्चा भी की जाती है। ठीक है, जब हम तृतीय बैठक की बात करते हैं तो तृतीय बैठक में हमें यह देखने को मिलता है, जो कि 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि उपाध्यक्ष अन्य और सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं, परंतु वो तीसरी बैठक यानी कि 11 दिसंबर की बात नहीं है, वो बाद की बात है। ठीक है, चौथी बैठक जो है वो आपकी 12 दिसंबर 1946 को की जाती है। पांचवी बैठक आपके 13 दिसंबर 1946 को जो आयोजित होती है, उसी में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पेश किया जाता है और इसे तुरंत पास करने का विरोध 2 सदस्यों ने किया था, वो थे BR अम्बेडकर और MR जयकर। ठीक है, तो ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत रूप से पास करने का विरोध किसने किया था। अब इसके बाद में हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। तो क्योंकि हमें पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जा चुका है, कब किया जा चुका है? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को जो पांचवी बैठक आयोजित हुई थी, उसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। अब क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है तो रियासतों से भी चर्चा करना जरूरी है कि रियासतें इस उद्देश्य प्रस्ताव से सहमत है या नहीं है। तो रियासतों से वार्ता के लिए एक वार्ता समिति का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? इसके ठीक 8 दिन बाद में, यानी कि 21 दिसंबर 1946 को वार्ता समिति का गठन किया जाता है और इसी वार्ता समिति ने जो रियासतों से बात की थी, उसी के आधार पर
22 जनवरी 1947, ठीक है, यानी कि 21 दिसंबर के बाद में, ठीक एक महीने बाद में आप ले लो कि 22 दिसंबर 1946। देखो 13 दिसंबर को ये जो है आपके 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है, ठीक है। इसके ठीक 8 दिन बाद में यानी कि 21 दिसंबर 1946 को वार्ता समिति गठित की जाती है। कौन सी समिति गठित की जाती है? वार्ता समिति गठित की जाती है। किससे बात करने के लिए? रियासतों से बात करने के लिए, ठीक है। इसके ठीक एक महीने बाद में वार्ता समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और वो कब की बात है? वो है आपके 22 जनवरी 1947, ठीक। 1947 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को बी एन राव जी को दिया जाता है। बी एन राव को जो कि प्रारूप का निर्माण करते हैं, प्रारूप के निर्माण के लिए बी एन राव जी को दिया जाता है। तो बी एन राव ने जो प्रारूप बनाया था उस प्रारूप के अंदर हमें ये नजर आता है कि संविधान में जो है उस समय बी एन राव का जो प्रारूप था उसके अंदर 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थी। प्रारूप बनाने का कार्य किनको सौंपा जाता है? बी एन राव को सौंपा जाता है, जो कि आप देखेंगे कि बर्मा का प्रारूप भी इन्होंने ही बनाया था और भी काफी सारे, हालांकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो बी एन राव को जो है वो संविधान का प्रारूप बनाने के लिए कार्य सौंपा जाता है, जिन्होंने कि 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां बताई थी। और इसी बी एन राव के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया है उसी प्रारूप की समीक्षा के लिए, उसी प्रारूप की समीक्षा के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? इसी की जांच व समीक्षा के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति या प्रारूप समीक्षा समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कि 22 जनवरी 1947 को आपके क्या हो गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, फिर आपके बी एन राव जी को दे दिया गया है और बी एन राव जी ने जो है 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को जो भी इन्होंने प्रारूप सौंपा है तो उसी प्रारूप के समीक्षा के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को जब प्रारूप समिति का गठन किया जाता है तो प्रारूप समिति को के अंदर जो है 6 सदस्य और एक अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर साहब होते थे, ठीक है। यानी कि 7 सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त प्रारूप समिति को अगर हम देखें, जैसे कि अध्यक्ष जो है इनका नाम खुद प्रारूप समिति ने ही रखा था कि इनको हमारा अध्यक्ष बनाया जाए प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति को वसुधा समिति, ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन से थे? ये भी नाम इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र सदस्य किस प्रकार से के एम मुंशी थे जो कि कांग्रेस से थे, किस प्रकार से एकमात्र मुस्लिम सदस्य जो है मोहम्मद सादुल्ला थे, किस प्रकार से जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर जो है वो साउथ से थे, और किस प्रकार से अन माधव राव जो कि बी एल मित्तर की जगह पर आए थे और टीटी कृष्णामाचारी जो कि डीपी खेतान की जगह पर आए थे, इस प्रारूप समिति के सदस्य थे। यानी कि प्रारूप समिति का एक अध्यक्ष हो गया बी आर अम्बेडकर साहब, एकमात्र कांग्रेसी हो गए के एम मुंशी साहब, एकमात्र मुस्लिम हो गए मोहम्मद सादुल्ला साहब, ठीक है। 2 साउथ से देख लो, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। इसके अलावा एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। एन माधव राव जो कि बी एल मित्तर की जगह पर आए थे और टीटी कृष्णामाचारी जो कि डीपी खेतान की जगह पर आए थे। ये 7 सदस्य कहां पर होते हैं? आपके प्रारूप समिति में होते हैं। और प्रारूप समिति जो है उसका गठन कब किया गया है? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया है, ठीक है। एक बार डेट वापस से देख लो आप कि 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है। इसके ठीक 8 दिन बाद में यानी कि 21 दिसंबर 1946 को जो है आपके वार्ता समिति का गठन किया जाता है। और इसके ठीक 1 साल बाद, 1 महीने बाद में यानी कि 22 जनवरी 1947 को आपके उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के उपरांत जो है आपके वार्ता समिति के बाद उपरांत उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और फिर प्रारूपकार जो आपके बी एन राव थे उनको सौंपा जाता है। और बी एन राव ने जो प्रारूप निर्माण किया था उसी प्रारूप की समीक्षा के लिए 29 अगस्त 1947 को आपके प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट सौंपती है, प्रारूप समिति अपना अंतिम प्रारूप सौंपती है। ये तमाम सारी डेट्स भी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि 29 अगस्त 1947 को आपकी प्रारूप समिति का गठन हुआ तो इसकी प्रथम बैठक कब होगी? तो ठीक अगले दिन 30 अगस्त 1947 को। हालांकि रिपोर्ट इन्होंने 21 फरवरी को सौंपी थी, परंतु इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि अंतिम प्रारूप उन्होंने जो है वो 26 अक्टूबर 1948 को सौंपा था, ठीक है। अगेन डेट्स लिख लेता हूं मैं, 13 दिसंबर
8 दिन बाद 21 दिसंबर, एक महीने बाद 22 जनवरी 1947 को प्रारूप मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया जाता है। 29 अगस्त को जो है आपके प्रारूप समिति का गठन कर दिया जाता है और प्रारूप समिति की प्रथम बैठक 30 अगस्त को हो जाती है और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है या फिर यूं को अंतिम प्रारूप जो प्रस्तुत किया है वो 26 अक्टूबर 1948 को किया है। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे कि इसके बाद में भी जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन होते हैं, तो क्योंकि अब ये प्रारूप अंतिम रूप से दे दिया है, प्रारूप समिति ने भी समीक्षा करके दे दिया। प्रारूप तो बीएन राव जी ने बनाया था, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के उपरांत उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। वार्ता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, वार्ता समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी और उसके आधार पर अंतिम जो उद्देश्य प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। फिर प्रारूप बीएन राव जी ने बनाया। प्रारूप को जो है वो प्रारूप समिति के द्वारा उसकी समीक्षा की गई और प्रारूप को अंतिम स्वरूप में जब 26 अक्टूबर 1948 को स्वीकार कर दिया गया, तो फिर अब इसके जो संविधान सभा है उसके समक्ष वाचन होने थे। तो वाचन इसके ठीक बाद में ही, यानी कि 26 अक्टूबर को तो ये प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट अंतिम प्रारूप सौंपा था और 4 नवंबर से पहला वाचन कब से स्टार्ट होता है? 4 नवंबर से। तो 4 दिन का प्रथम वाचन चलता है 4 नवंबर से 8 नवंबर। फिर बाद में द्वितीय वाचन चलता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है कि द्वितीय वाचन कब, क्योंकि प्रथम वाचन तो इजी है, 4 नवंबर 1948 से 8 नवंबर 1949 तक, 4 दिन का हो गया। द्वितीय वाचन जो है वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक है। ठीक है, और तृतीय वाचन भी इजी है, 14 नवंबर 1949 से जो अंतिम तिथि है जब स्वीकार कर दिया जाता है 26 नवंबर 1950, तो तब जो है आपके तृतीय वाचन कर लिया जाता है। 26 नवंबर 1949 होगा, 1949। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये तमाम सारी डेट्स जो है वो हमारे सामने आई है कि हमने जो है चुनाव की घोषणा कर दी थी कि भारत के संविधान में जो है संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। वो 16 मई 1946 को हमने ये कहा था कि कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। और इसमें जो है वो चुनाव कितने का होगा? तो चुनाव हो भी गया था, 296 सीटों पर चुनाव हो गया था, क्योंकि 389 में कितने थे? 292 प्लस 93 प्लस 4 थे। ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 को जो है इसी संविधान सभा का वापस से भारत पाक विभाजन के बाद में पुनर्गठन होता है 299 सीटों के ऊपर। ठीक है, प्रथम अधिवेशन जो है वो 9 दिसंबर को होता है, द्वितीय अधिवेशन आपके 10 दिसंबर को होता है, इसी प्रकार से तृतीय अधिवेशन जो है आपके 11 दिसंबर को होता है, चतुर्थ अधिवेशन 12 दिसंबर को, और पंचम अधिवेशन कब, सॉरी ये पंचम बैठक है, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक, चतुर्थ बैठक और पंचम बैठक कब होती है? वो 13 दिसंबर को होती है। और इसी दिन क्या रखा जाता है? आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को के ऊपर वार्ता समिति का गठन 8 दिन बाद में, ठीक है, एक महीने बाद में जो है वो इसी वार्ता समिति की सिफारिश पर अंतिम रूप से जो है आपके उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। किसको स्वीकार कर लिया जाता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में 29 अगस्त 1947 को जो है वो आपके प्रारूप समिति या प्रारूप समीक्षा समिति जो है उसका गठन किया जाता है। प्रारूप समिति समीक्षा समिति का गठन कब किया जाता है? तो 29 अगस्त 1947 को, और ये अपनी अंतिम प्रारूप कब सौंपती है? तो 26 अक्टूबर 1948 को। जब इसका प्रथम वाचन की बात करेंगे तो 4 नवंबर से आपके 8 नवंबर 1948 हो जाएगा। द्वितीय वाचन जो है वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। और तृतीय वाचन इजी है अगेन कि 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। तो ये 3 वाचन जो है वो संविधान के चलते हैं और संविधान सभा इन तीनों ही वाचन के बाद में संविधान को स्वीकार कर लेती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रथम अधिवेशन, जैसे कि हमने बताया था 12 अधिवेशन कुल हुए हैं। संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही? तो 12 अधिवेशन तक अस्तित्व में रही है। ठीक है, और संविधान निर्माण कितने अधिवेशन में हो गया था? तो 11 अधिवेशन में ही हो गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 यानी कि प्रथम बैठक से 23 दिसंबर 1946 तक। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक प्रथम अधिवेशन होता है। और इस पूरे ही अधिवेशन में अगर सदस्य संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर 211 जो सदस्य है वो
प्रथम सत्र में किसी न किसी तरीके से उपस्थित हुए थे। हालांकि प्रथम बैठक में तो 207 सदस्य ही है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें तो क्योंकि 11 अधिवेशन टोटल हुए थे, तो क्योंकि ये देखो आप ऐसे देखिए कि जैसे ये आपके प्रथम अधिवेशन है जो कि 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक होता है। ठीक है, इस प्रथम अधिवेशन की पहली बैठक 9 को, दूसरी बैठक 10 को, तीसरी बैठक 11 को, इस तरीके से एनसो चलती रहती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्योंकि ये सेकंड अधिवेशन है, ये थर्ड अधिवेशन है, इसी प्रकार से जो 11वां अधिवेशन है वो कब होता है, तो वो होता है आपके 26 नवंबर 1949 को। जब इसको स्वीकार कर लिया जाता है तब इसका 11वां अधिवेशन होता है। यानी कि यहां से यहां तक जो है वो संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये जो संविधान का निर्माण हुआ है वो जो है वो आपके 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर होता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर होता है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज ये है कि जब 12वें अधिवेशन की जब बात की जाती है तो वहां पर क्या बात की जाती है, जैसे कि आपको पता है कि क्योंकि तृतीय वाचन कब चला था, तो तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक आपके तृतीय वाचन चलता है और उसी दौरान 11वां अधिवेशन भी होता है। ठीक है, तो ये वाला जो अधिवेशन होता है वो 26 नवंबर 1949 को जो बैठक हो रही है वो कौन सी हो रही है, 166वीं बैठक हो रही है। ये कौन सी बैठक है, तो ये पहली बैठक है। ये कौन सी बैठक है, ये आपके पहली बैठक। ठीक है, ये 166वीं बैठक है। ठीक है, अगर ये पूरे ही समय को काउंट करें तो कितना आता है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक, अब इसी के बाद में जब 12वां अधिवेशन होता है जो कि 24 तारीख को होता है। 24 नवंबर 1949 को जब ये बैठक होता है, अधिवेशन 24 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950 को जब ये अधिवेशन होता है तब की ये बात है कि 24 जनवरी 1950 को ये बैठक में, अच्छा इसका मतलब पिछली बार भी अपने एक मिस्टेक कर दी थी, वहां पर वो जो लिखा हुआ था कि 12वां अधिवेशन जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो भारत गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। तारीखों में थोड़ा सा जो है हो सकता है कि पहले आप इसको रीचेक कर लेना, मतलब जो स्लाइड पे लिखा हुआ वो तो डाटा एकदम से सत्य है, परंतु हो सकता है बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को जो 12वां अधिवेशन होता है इसको कौन सी बैठक कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम 166वीं बैठक। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ये जो हुआ है उस समय तक अगर हम इस पूरी संविधान सभा के समय को काउंट करेंगे तो वो निकलेगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ठीक है, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कब की बात कर रहे हैं, और 16 दिन की जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा समय है, यानी कि प्रथम बैठक से लगाकर प्रथम अधिवेशन से लगाकर 12वें अधिवेशन तक, या यूं कहो कि 24 जनवरी 1950 को जब 167वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि आपके राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। हालांकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद का होता है, और राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार निर्वाचित थे और 1 बार नियुक्त थे। कुल मिलाकर 3 बार हमारे ये राष्ट्रपति रहे। 1 बार तो पहले नियुक्त हो चुके थे, फिर इसके बाद में 2 बार जो है इनका निर्वाचन होता है। तो ये 167वीं बैठक यानी कि 12वें अधिवेशन की 167वीं बैठक में ये काम करने के लिए इसको यहाँ पर लाया जाता है। और इसी दिन जो है आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से 284 सदस्य जो है यहाँ पर इसमें हस्ताक्षर करते हैं। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को
जब इसको बैठक को बुलाया जाता तो ये तमाम सारे मुद्दे जो है वो डिस्कस करके और 284 सदस्य इस पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हो जाता है। हालांकि राष्ट्रपति शपथ जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही लेते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें यहाँ पर चलती है। और इसी दौरान एक और चीज हमारे यहाँ पर सामने आती है कि टोटल समय की अगर हम बात करें कि जो कि 9 दिसंबर से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें, 9 दिसंबर से 24 जनवरी तक अगर ये संविधान सभा अस्तित्व में रहती है तो इसको कितना समय हो जाता है, तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन इसको हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारे तथ्य जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि किस प्रकार से आपके 12वां और अंतिम अधिवेशन जो है वो 24 जनवरी 1950 को होता है। और ये की 167वीं बैठक थी जिसमें कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति को चुना जाता है, जो कि 3 बार टोटल राष्ट्रपति बने हैं जिसमें से 2 बार इनको चुना गया था। ठीक है, हालांकि राष्ट्रीय ध्वज की जब बात की जाती है तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो ट्री कलर हमारा जो अशोक चक्र वाला जो ध्वज है उसको स्वीकार कर दिया जाता है। इसी दिन को झंडा दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो कि संविधान सभा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। जैसे कि कौन से जो है आप यहां पर देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया जाता है कि ये जो है वो संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। हालांकि सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद में हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है, ठीक है, ये सी का मतलब क्या है, कुमार है। ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं जो कि ब्रिटिश भारत से होते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि रियासतें भी थी तो रियासतों से जो है आपके वीटी कृष्णामाचारी जो है इसके क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। यानी कि 2 उपाध्यक्ष हैं, एक हरेंद्र कुमार अच्छी मुखर्जी है, एक वीटी कृष्णामाचारी है जो कि रियासतों से है। ठीक है, इसके अलावा बीएन राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार होते हैं। इन्होंने ही प्रारूप निर्माण किया था। इन्हीं के द्वारा निर्मित प्रारूप की समीक्षा प्रारूप समिति के द्वारा की जाती है। हालांकि ये जो है वो किसके सदस्य नहीं है, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है, परंतु आईसीजे में पहले सदस्य ये बने थे। यानी कि इंडियन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें पहले भारतीय के रूप में सदस्य के रूप में ये रहे थे। बर्मा का प्रारूप समिति का कार्य भी इन्होंने ही किया था। बीएन राव के द्वारा तैयार प्रारूप का ही निरीक्षण प्रारूप समिति करती है। ठीक है, एचवीआर अयंगर जो है, जो कि राष्ट्रपति को जब चुना जाता है तो पीठासीन अधिकारी सचिव होता है। तो संविधान सभा के सचिव के रूप में जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो है एचवीआर अयंगर। ठीक है, अब इसके बाद में और अगर हम देखें तो संविधान बनाते समय तो होंगे राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष, परंतु जब हम बात करें कि नियम व्यवस्था जब संचालित की जा रही है, जब संसद के रूप में उसका काम किया जा रहा है, तब उसके कौन अध्यक्ष होंगे नियम व्यवस्था संचालन के दौरान, जो जीवी मावलंकर है, गणेश वासुदेव मावलंकर है, वो उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, बाकी जब संविधान बनाते समय की बात करेंगे तो वो जो है आपके राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा पर संविधान में अच्छा राजस्थान से पहला हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बलवंत राय मेहता थे। इसी प्रकार से संविधान सभा में संविधान बन जाने के उपरांत पहले व्यक्ति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अंतिम व्यक्ति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट जो है वो हमें याद रखने होते हैं कि अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। अंबेडकर जी के बारे में कहा जाता है कि वो पहले मुंबई से चुनाव लड़े थे, फिर हार गए। ठीक है, फिर बाद में जो है वो बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, वहां से जीत जाते हैं, फिर परंतु बंगाल जो है वापस पाकिस्तान में चला जाता, तो फिर वो पुनः वापस से मुंबई से कोई सीट खाली करता तो वहां से चुनाव लड़के वहां से जीतते। तो अंबेडकर साहब मूल रूप से तो बंबई से सदस्य थे, परंतु बंगाल अच्छा मुंबई से सदस्य थे अंततः, परंतु शुरुआत में वो बंगाल से सदस्य थे। ठीक है, और हालांकि मुंबई में जो चुनाव लड़ा था उन्होंने शुरू में वो हार गए थे। ठीक है, यानी कि पहले बंबई में उन्होंने चुनाव लड़ा जो हार गए, फिर बंगाल में किसी ने सीट खाली की तो वहां से वो जीत गए। फिर जब बंगाल का वो भाग पूरी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान में चला गया तो फिर वो मुंबई से पुनः चुनाव लड़ते हैं और मुंबई से ही सदस्य रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 26 नवंबर 1949 जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। ठीक है, आंशिक रूप से लागू होकर 16 अनुच्छेद जो है इसके वो लागू हुए थे इसी दिन। बाकी सभी जो बचे हुए अनुच्छेद है 395 - 16 करके जो बचे हुए अनुच्छेद है वो कब लागू हुए थे, तो वो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है तो उस दिन लागू हुए थे, 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, 16 अनुच्छेद इसके लागू हुए थे।
तो सबसे पहले नागरिकता वाले अनुच्छेद आ जाते हैं आपके 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर इसके बाद में 60वां जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाली बात है, 324 जो कि इलेक्शन कमीशन वाली बात है, 366, 67, 72 और 80 जो कि राष्ट्रपति बनाए जाने के बारे में बात है। फिर यहाँ से 88 के बाद में 91, 92, 93, 94, ये इस प्रकार से चारों 4-4 के सेट में, 4-5 के सेट में याद करके 66, 67, 72, 80, ठीक है, 88 और 60, इस प्रकार से ये 16 अनुच्छेद जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। बाकी सभी अनुच्छेद बाद में लागू हुए थे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 वाला दिन को जो है वो विधि दिवस, संविधान दिवस के रूप में 2015 से ही बनाया जाना स्टार्ट किया है, क्योंकि 125वीं जयंती थी अंबेडकर साहब की, तब से इसको संविधान या विधि दिवस के रूप में बनाया जाता है। और इसी दिन जो है हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित भी किया गया था, ठीक है। अब हम महिला सदस्यों के रूप में बात कर लेते हैं। हालांकि कुल महिला सदस्य 15 थी, परंतु प्रथम बैठक में केवल 10 ही महिला सदस्यों ने भाग लिया था। कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट महिला सदस्य हैं, उनके नाम हमें याद रखना चाहिए। जैसे कि जो पहला जो भारतीय पहली मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी का नाम हम याद रख सकते हैं कि संविधान सभा की सदस्य थी। पहली महिला राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, वो भी संविधान सभा की सदस्य थी। एकमात्र दलित के रूप में दक्कशियानी वेलायुद्धन का नाम याद रखा जाना चाहिए, और एकमात्र मुस्लिम के रूप में बेगम अय्याज रसूल का भी नाम याद रखा जाना चाहिए, ठीक है। एकमात्र जो कैबिनेट मंत्री हुई थी, प्रथम कैबिनेट मंत्री हुई थी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, राजकुमारी अमृता कौर, उसका भी नाम हम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यूएनजीए जो है, यूनाइटेड नेशन गवर्निंग असेंबली जो है, जनरल असेंबली जो है, तो उस जनरल असेंबली में एक अध्यक्ष होता है, तो वो पहली भारतीय अध्यक्ष बनी थी, कौन थी, और एकमात्र अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये भी संविधान सभा की सदस्य थी, जो कि यूएनएससी में भारतीय एकमात्र अध्यक्ष के रूप में है, महिला नहीं, एकमात्र अध्यक्ष ही वही है, ठीक है। इस प्रकार से ये अन्य 15 नाम भी है, तो इनको भी आप एक बार देख सकते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी जी, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम अय्याज रसूल, ठीक है, मालती चौधरी, कमला चौधरी, ठीक है, लीला रॉय, रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, दक्षिणी वेलायुद्धन, हंसा मेहता और अमू स्वामीनाथन, ठीक है। चूंकि क्लास में ज्यादा समय हो गया है, इसलिए थोड़ा सा जो है काम की बात थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं कि संविधान सभा में 15 सदस्य जो है वो राजस्थान से थे। इनमें से 11 सदस्य तो रियासतों के द्वारा मनोनीत थे, ठीक है। एक अजमेर मेरवाड़ा से जो है वो आपके चुनाव हुआ था, मुकुट बिहारी भार्गव का, ठीक। इसके अतिरिक्त 3 जो थे वो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में फिर रियासतों से नामांकित होते हैं, ठीक है। तो 3 जो है हम जयपुर से याद रख सकते हैं कि सरदार सिंह खेतड़ी, वीटी कृष्णामाचारी और हीरालाल शास्त्री। वीटी कृष्णामाचारी प्रशासनिक रियासतों के अधिकारी के रूप में भी गिन सकते हैं। 3 उदयपुर से ही थे, बलवंत राय मेहता, माणिकलाल वर्मा और विजय राघवाचारी, ठीक है। 2 जोधपुर से थे, जयनारायण व्यास और सीएच वेंकटाचार्य, जो क्या थे कि प्रशासनिक अधिकारी थे। एक कोटा से थे, दलेल सिंह, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि अजमेर मेरवाड़ा से जो एकमात्र निर्वाचित के रूप में है वो इंपॉर्टेंट है कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव, और यही आपके प्रथम बैठक में भी मौजूद थे राजस्थान की तरफ से। 2 बीकानेर से थे, जसवंत सिंह और के एम पणिकर। गोरखपुर से राज बहादुर थे, शाहपुरा भिलवाड़ा से गोकुललाल असावा थे, और अलवर से रामचंद्र उपाध्याय आपके थे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण समितियां भी है। देखिए, महत्वपूर्ण समितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और इन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो समिति है वो है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के साथ में ही संघीय संविधान समिति, राज्य समझौता समिति, ठीक है। हालांकि कभी और समय मिला तो इनको याद किस तरीके से किया जाए वो भी हम कर सकते हैं कि संघ यानी कि संघ में जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी को ले जाओ, संघ शक्ति भी उनके पास में, संघ संविधान भी उनके पास में, ठीक है। और संघ में वो है तो फिर वो राज्यों से समझौता भी कर रहे हैं, तो राज्य समझौता समिति को, ठीक है। बाकी सभी आप राजेंद्र प्रसाद जी के पास में थोप दो, जैसे कि प्रक्रिया नियम समिति हो गई, संचालन पर उस सदन का संचालन कैसे करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष वही है तो संचालन भी वही करेंगे। झंडा समिति हो गई, या वित्त व कर्मचारी हो गई। कुल मिलाकर इसको इस तरीके से याद कर दो कि झंडा समिति, तदर्थ समिति, झंडा समिति, वित्त और कर्मचारी, मतलब बिना वित्त के तो कर्मचारी कैसे काम करेंगे, तो बिना वित्त के कर्मचारी, झंडा, ठीक है। फिर संचालन समिति, तदर्थ समिति, या फिर यूं को नियम व प्रक्रिया समिति के सदस्य के अध्यक्ष कौन है, आपके राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब क्योंकि उधर जवाहरलाल नेहरू जी को केंद्र में इंपॉर्टेंट भागीदारी दे दी, तो अब प्रांतों की भागीदारी आपको, प्रांतों की जिम्मेदारी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दो कि प्रांतीय संविधान की समिति,
संघीय संविधान की समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान की समिति आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कई सारी ऐसी उप समितियां भी थी, ठीक है, जैसे कि मौलिक अधिकारों की उप समिति अलग से है, अल्पसंख्यकों की उप समिति अलग से है, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र की उप समिति अलग से है। तो इन उप समितियों के भी मूल अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जवाहरलाल आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तो प्रांतीय संविधान का अध्यक्ष बनाया गया, एक कुछ तीन जो है उप समितियों का भी अध्यक्ष इनको बनाया गया। तीनों उप समितियों को याद रखने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जैसे कि मौलिक अधिकार जो है वो हमको कृपा से मिले हैं। किससे मिले हैं? कृपा से मिले हैं, ठीक है। ये जस्ट याद करने के लिए है कि जैसे कि सपोज कि अल्पसंख्यक जो है वो मुकर जाते हैं, ठीक है, या अल्पसंख्यकों के हित के लिए लोग मुकर जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। या तो ऐसे याद कर लो कि अल्पसंख्यक मुकर जाते हैं, या फिर अल्पसंख्यकों के हित के लिए लोग मुकर जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम हमें याद रखने हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों की समिति का जो उप समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? कृपा, यानी कि जेबी कृपलानी। कृपलानी इसमें आ रहा है, कृपा, तो मौलिक अधिकार तो कृपा से मिले हैं, जेबी कृपलानी, ठीक है। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मुखर्जी, ठीक है, अच्छी मुखर्जी। अच्छी मुखर्जी कौन है? तो अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष। इसी प्रकार से जनजातीय बहिष्कृत समिति, क्षेत्र समिति जो है उसमें हम जो है गोपीनाथ बारदोई और एवी ठक्कर का नाम याद रख सकते हैं। के एम मुंशी की समिति के अध्यक्ष है। तो के एम इस तरीके से लिखा जाता है, अब इसकी जगह लिख दो आप के एस, ठीक है। कार्य संचालन, ठीक, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? के एम मुंशी। इसी प्रकार से संविधान सभा के कार्य हेतु समिति जीवी मावलंकर है, क्योंकि आपको पता है गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो संविधान सभा के जो है वो भी रहे हैं, ठीक है, संसद के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वर्धाचारी को सर्वोच्च न्यायालय से जोड़ लो, ठीक है, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, ये तो ऊपर ही लिख लिया। क्रीडेंशियल समिति जो है वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के रूप में आप याद कर सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर हमें जो कुछ ट्रिक्स पकड़ में आई है उन ट्रिक्स के द्वारा याद करना है कि एक तो के एम मुंशी की जगह पर आप के एस लिख दो, यानी कि कार्य संचालन लिख दो। इसी प्रकार से कृपा से हमें क्या मिले हैं? मूल अधिकार मिले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मुकर शब्द किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों की उप समिति के सदस्य अच्छी मुखर्जी। मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जेबी कृपलानी, ठीक है। इसी प्रकार से ये सभी उप समितियों के मूल अध्यक्ष, जो उप समितियों के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान की समिति का जिम्मा दिया हुआ है। इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी को संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष का मौका दिया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद को कार्य संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति, और फिर जब तदर्थ झंडा की बात की जावे या वित्त या कर्मचारी की बात की जावे तो वो भी राजेंद्र प्रसाद जी को दी हुई है। इस प्रकार से हम कमिटीज के नाम भी जो है वो इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है संविधान सभा के बारे में जितने भी चीजें हो सकती है वो चीजें करवाने की कोशिश की गई। हो सकता है कुछ तथ्य मिस हो गए हो तो वो हम देख सकते हैं और भी, ठीक है। इसके साथ में आपकी ये क्लास जो है वो समाप्त होती है। आपको अगर ये कक्षा पसंद आती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों तक इसको जो है लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।